हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शीतल। आज हम देखने वाले सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। नाउ लेट मी टेल यू, इस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 18 तक का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल में चेक कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। The Hindu Marriage Act of 1955 Section 19 says that court to which the case shall be presented. इसमें लिखा है each case into this act shall be presented to the district court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction. It means कि जो भी केसेस और फाइल होगी रिलेटिंग टू दिस एक्ट मीन्स द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, इस एक्ट के रिलेटेड कोई भी केस हो तो वो जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मीनिंग मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे चेक कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है। और जिस कोर्ट के पास ये केसेस सुनने का जुरिस्डिक्शन है तो उसी कोर्ट में क्या है, इस रिलेटिंग केसेस जा सकती है। यानी कि आपको सिर्फ उसी कोर्ट में जाना है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, रियल जुरिस्डिक्शन। दूसरे कोर्ट में आप नहीं जा सकते। फॉर व्हाट? फॉर रिलेटिंग टू दिस एक्ट, यानी कि जो एक्ट है उसके रिलेटिंग कोई भी अगर केस हो तो आपको कहाँ जाना है? वहाँ जाना है जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है या फिर जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, फिर इसमें आते हैं 4 क्लॉजेस। तो आइए हम देखते हैं वो क्लॉजेस। क्लॉज नंबर 1, क्लॉज 1 में लिखा है द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड, यानी कि जैसे ऊपर लिखा है कि जो केसेस है रिलेटिंग टू दिस एक्ट वो जा सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे जुरिस्डिक्शन हो। तो नीचे 4 क्लॉज दिए हैं, उसमें ये लिखा है कि कहाँ पे जुरिस्डिक्शन है और कहाँ पे नहीं। तो क्लॉज 1 में क्या लिखा है? द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड मीन्स जहाँ पे शादी हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉय यूपी का है और गर्ल राजस्थान की है तो अगर उनकी शादी बॉम्बे में हुई है तो वो बॉम्बे कोर्ट में जा सकते हैं। फॉर व्हाट? फॉर डिमांडिंग द डिक्री ऑफ डाइवोर्स, सेपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मीन्स रिलेटिंग टू दिस एक्ट। ये लिखा है कहाँ पे? क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 में लिखा है द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द केस फाइलिंग रिसाइड्स, यानी कि जिस वक्त पे केस फाइल हो रहा था उस वक्त जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो सामने वाले इंसान है जिनके ऊपर केस डाला हुआ है वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के कोर्ट में भी जा सकते हैं। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी, ए ने अगर बी के ऊपर केस डाला है तो बी जहाँ पे रहते हैं, रिसाइड्स मीन्स रहना, तो वहाँ के जो कोर्ट है नियर बाय कोर्ट उसमें, और जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में जो है आप केस लेके जा सकते हैं। क्लॉज 3, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइड टुगेदर, यानी कि जिनकी शादी हुई है वो जहाँ पे रहते थे वहाँ के कोर्ट में भी आप जा सकते हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी की अगर शादी हुई है और वो राजस्थान में रहते थे तो वो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं फॉर डिमांडिंग डिक्री ऑफ डाइवोर्स, सेपरेशन एक्सेट्रा जो भी है जो इस एक्ट में लिखा है। तो अपने हक के लिए आप कहाँ जा सकते हो? वहाँ पे जहाँ पे आप रहते थे दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉज 3 में सब क्लॉज ए दिया है, उसमें लिखा है इन केस द वाइफ इज पिटिशनर वेयर शी वॉज रिसाइड एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस, यानी कि अगर वाइफ ने केस दिया हुआ है तो वहाँ पे जाएगा केस जहाँ पे वाइफ रहती थी एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ केस, यानी कि जब केस फाइल हो रही थी उस वक्त वाइफ जहाँ पे रहती थी वो उसके नियर बाय कोर्ट में जा सकती है फॉर डिमांडिंग एनी राइट्स। क्लॉज 4 में लिखा है पिटिशनर डिसाइड्स एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द केस वेयर respondent is at that time residing outside the territory to which this act extends or has not been heard alive for time of 7 years or more by those people who would naturally have heard of him if he were alive. It means कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो देश के बाहर है या फिर वो उस टेरिटरी के बाहर है जिसको ये एक्ट जो है लागू नहीं होता है,
अगर जहाँ पे ये एक्ट लागू होता है उस टेरिटरी के वो बाहर है और 7 साल या फिर अगर 7 साल हो गए हैं, उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जानते नहीं आप कि वो कहाँ है अभी, तो इन दैट केस अगर आप कोर्ट के पास जाते हो तो पिटिशनर जो है वो कोर्ट के पास जा सकते हैं उनके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सो दिस वाज सेक्शन 19। इसमें क्या लिखा है कि हम कौन से कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द डिमांडिंग ऑफ डिक्री ऑफ डाइवोर्स, सेपरेशन और एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इस एक्ट के रिगार्डिंग हम कौन से कोर्ट में और कहाँ पे और कौन जा सकता है। तो इसमें 4 चीज़ें लिखी। तो क्लॉज 1 में क्या लिखा था कि जहाँ पे मैरिज हुआ है वहाँ पे जा सकते हैं। सेकंड में क्या लिखा है कि रिस्पोंडेंट जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हो सकती है केस। थर्ड में लिखा है आखिरी समय में वो दोनों जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी आप जा सकते हो। क्लॉज 4 में क्या लिखा है कि अगर रिस्पोंडेंट इस लॉ के टेरिटरी के बाहर है या फिर जहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होता है वहाँ पे है या फिर 7 साल के उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। कहाँ पे? जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे नियर बाय आपको कोर्ट है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये सेक्शन 19। नाउ वी विल सी सेक्शन 20। द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 सेक्शन 20 टेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन। सबसेक्शन 1 एवरी केस presented into this act shall state as a distinctly to the nature of the case permits the fact on which the claim to be relief is founded that there is no collusion between the parties. It means कि जो भी केस और फैक्ट जो कोर्ट के पास दिए हुए हैं उन चीज़ में जो पार्टीज़ है टू द मैरिज, जो पार्टीज़ है उन दोनों की कोई भी मिली भगत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिमांड है कोर्ट के पास से तो उसके लिए कुछ ही ऐसे टर्म्स है जैसे कि बाइगमी होगी, क्रूएल्टी होगी और एक्सेट्रा। तो इन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको डाइवोर्स, सेपरेशन, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज ऐसे जो है जजमेंट दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी शादी कॉन्ट्रैक्चुअल शादी है तो आप कोर्ट के पास जा नहीं सकते कि हमारा 1 साल हो चुका है, हमें डाइवोर्स चाहिए, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। कॉन्ट्रैक्चुअल शादी के लिए हमारे हिंदू लॉ में इस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए इस केस के फैक्ट का, और जो उसमें टर्म्स लिखे हुए हैं जो भी उसका क्या होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा है? सबसेक्शन 1 में लिखा है। नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिखा है द स्टेटमेंट which is written in the case into this act shall be verified by the parties or some other manner required by the law for the verification of plaints and at the hearing be referenced as evidence. It means कि जो भी केस है, जो भी फाइल है केस की, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो एक बार जो पिटिशनर है उन्होंने देख लेनी चाहिए कि वो सही है कि नहीं, और जिनको कोर्ट ने हक दिया हुआ है कि वो जाके केस को देखे एंड दोनों ने क्या करना है, केस को वेरीफाई करना है, और अगर कोई प्रूफ है उनके पास तो उसे कोर्ट में पेश करना है। ठीक है, तो ये लिखा था सबसेक्शन 2 में। सो दिस वाज सेक्शन 20। सेक्शन 20 में 2 सबसेक्शन आते हैं। सेक्शन 20 बोलता है क्या, वेरिफिकेशन के बारे में, और इसमें क्या है, 2 सबसेक्शन है। फर्स्ट में क्या लिखा है कि अगर कोई केस है, उस केस के फैक्ट के वो फैक्ट और वो केस क्या होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए, कि ये देखने के लिए कि क्या दोनों भी साइड की मिले हुए ना हो। सेकेंड, ओके। और सबसेक्शन 2 उसमें लिखा है कि जो फैक्ट है केस के वो एक बार देख लेने हैं आपको, और अगर जो कोर्ट का जो इंसान है जिसके पास ये हक है देखने का, उसने भी एक बार देख लेने चाहिए, और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो कोर्ट में पेश करनी चाहिए। ये लिखा है सबसेक्शन 2 में। सो दिस वाज वीडियो ऑन सेक्शन 19 एंड 20। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है देन धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।